हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई प्रश्न करेंगे जो आपके पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चेहरे के समीप रखे दर्पण में स्वयं को देखता है। वह अपने चेहरे का प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित पाता है, तब दर्पण अवश्य होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए किस प्रकार का वो दर्पण होना चाहिए। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समउत्तल दर्पण। जल्दी से बिल्कुल फास्ट बताना है। यानी क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने चेहरे के समीप रखे दर्पण में स्वयं को देखता है, यानी खुद देखता है, और वो अपने चेहरे का प्रतिबिंब जो है ना सीधा और आवर्धित पाता है, तब वो दर्पण किस प्रकार का होना चाहिए। तो वेरी गुड, तब वो दर्पण जो है ना वो अवतल प्रकार का होना चाहिए, यानी अवतल दर्पण है वो, है ना। अब देखिए बच्चों, अवतल दर्पण है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण की खासियत क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अवतल दर्पण में क्या होता है ना, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के आगे बनता है। अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे बनता है, और दर्पण के आगे बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा एवं बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा एवं बड़ा बनता है। ठीक है, छोटा एवं बड़ा बनता है, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछता है आपसे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना दर्पण के आगे बनता है, और दर्पण के आगे बनने के कारण वास्तविक उल्टा तथा छोटा एवं बड़ा। ठीक है, अब देखिए अगर वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब वस्तु को, है ना, मान लीजिए वस्तु है, अब इस वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो ये कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तब जो है ये आभासी, सीधा एवं बड़ा बनता है। तो यही इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, बड़ा बनता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, अवतल से संबंधित है, कि भैया निकट दृष्टि दोष को दूर करना हो यानी मायोपिया को दूर करना हो तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग अवतल लेंस का यानी कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो बच्चों देखिए, अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है ना वो कार के हेडलाइट में किया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है बच्चों, तो कार के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है ना, कार के हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ बच्चों दाढ़ी बनाने में, देखिए प्रश्न पूछता है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में जो है किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, यानी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक इसी प्रकार डॉक्टर द्वारा रोगियों का नाक, कान, गला ये सब जांच करने में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्टरों द्वारा, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा रोगियों का, है ना, डॉक्टरों द्वारा रोगियों का नाक, गला, कान इस सब जांच करने के लिए, है ना, नाक, कान, गला इस सब जांच करने के लिए जो है इस दर्पण का यूज किया जाता है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास प्रत्येक मान 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक हैं।
पांचों प्रतिरोधों को जोड़ने पर इस न्यूनतम प्रतिरोध को प्राप्त किया जा सकता है, यानी किस न्यूनतम प्रतिरोध को प्राप्त किया जा सकता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे एक व्यक्ति के पास जो है प्रत्येक मान जो है 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक हैं, यानी 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोध दे रखे हैं। ठीक है, अब इस पांचों प्रतिरोधों को जोड़ना है ना, जोड़ना है। तो एक बार हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे और एक बार पैरेलल में जोड़ेंगे, यानी एक बार हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और एक बार हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 5 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, 5 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी सीरीज में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 लिखते हैं ना। तो यहाँ R5 तक मैं इसलिए ले गया क्योंकि यहाँ पे 5 प्रतिरोधों की बात हुई है, इसीलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बोला है ना कि प्रत्येक का मान 1/5 ओम है, यानी 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक है। तो यहाँ पर R1 भी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, R2 भी 1/5 हो जाएगा, R3 भी 1/5, क्योंकि प्रत्येक का मान बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबका 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से R कितना आया, देखिए तो एलसीएम लीजिए, 5 हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा, 5/5 1। तो यहाँ से R बराबर 1 ओम आ गया आपका। ठीक है, 1 ओम आ गया। तो ये तो हुआ बच्चों जब हम लोगों ने श्रेणी क्रम में पांचों प्रतिरोधों को जोड़ा। अब हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और फिर उसके बाद किसका न्यूनतम प्रतिरोध आया वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बोला है कि इस न्यूनतम प्रतिरोध को प्राप्त किया जाता है, यानी न्यूनतम बता देना है कि श्रेणी क्रम का न्यूनतम है या समानांतर क्रम का वैल्यू न्यूनतम है। तो आइए, समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बच्चों 1/r, करते हैं ना 1/r। तो यहाँ पे r तो है ही, यहाँ पे r डैश कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 1/r डैश बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2, ठीक है, प्लस में 1/r3 प्लस में 1/r4 प्लस में 1/r5। समझ में आया। तो यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी जो R1 है ना वही रहेगा, यानी R1 R2 R3 R4 R5 सब वही रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक का मान जो है ना 1/5 ओम दे दिया गया है। तो यहाँ से R1 भी 1/5 होगा, R2 भी 1/5 होगा, R3 भी 1/5 होगा, R4 भी 1/5 होगा, सब मतलब 1/5 होंगे। R1 भी 1/5, R2 भी 1/5, R3 भी 1/5, R4 भी 1/5 और R5 भी 1/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये बच्चों, बताइए, 1/r डैश बराबर में, देखिए 5 तो ऊपर चला जाएगा ना, 5 तो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, यानी ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ से 1/r डैश बराबर कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि r डैश कितना आ जाएगा, r डैश जो है ये आपका आ जाएगा 1/25 ओम आ गया। तो अब आप ही बताइए, अब इसमें से न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम देखिए, एक r आया है और एक r डैश है, तो न्यूनतम कौन है, तो न्यूनतम बच्चों कौन है, आप ही बताइए। एक न्यूनतम है या 1/25 ओम न्यूनतम है, यानी R छोटा है या फिर R डैश छोटा है। तो आप लोग को पता है एक तो बड़ा हो जाएगा ना 1/25 से, एक बड़ा है, लेकिन न्यूनतम कौन है, R डैश है। तो R डैश देखिए यहाँ पे R जो है ना ये क्या है, बड़ा है, R बड़ा है R डैश से। तो यहाँ पे न्यूनतम कौन सा है, देखिए एक का वैल्यू आया है 1, यानी R का वैल्यू 1 ओम आया है और R डैश का 1/25 ओम आया है। तो न्यूनतम कौन है, यानी इस न्यूनतम प्रतिरोध को प्राप्त किया जा सकता है, तो 1/25 ओम है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम बताना था, तो 1 ओम तो बड़ा है ना 1/25 ओम से, तो न्यूनतम कौन हुआ 1/25 ओम, न्यूनतम हुआ, छोटा हुआ, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 4/25 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, जल्दी से बताइए।
4/25 कूलाम आवेशों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी बच्चों वो क्या होगी, 10 के पावर 15 या 10 के पावर 16 या 10 के पावर 18 या फिर 10 के पावर 20। जल्दी से बताइए, बिल्कुल सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एक कूलाम आवेशों में, है ना, एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बच्चों वो क्या होती है, तो वो होती है 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, ये होती है एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बस इसी में 4/25 को गुना कर देना है, यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18 में आप गुना कर दीजिए 4/25, तो पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा कि 4/25 में 4/25 कूलामों में आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो बस सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के पहले दशमलव है तो हटा देंगे, तो भाई 2 जीरो भी लगाना पड़ेगा हमको, है ना। तो अब इसके बाद देखिए तो 625 को काट दीजिए 25 के पार से, तो 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 के पावर 18, है ना। 10 के पावर 18 जो है आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, जी हाँ दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक चालक का प्रतिरोध अपने प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाता है, ऐसा करने पर चालक का ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। तो बच्चों, चालक का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए चालक का जो ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र होता है वो होता है H बराबर I² इंटू R इंटू T, ये होता है। ठीक है, हाँ जी, ये सूत्र होता है। तो अब देखिए अब कह क्या रहा है कि बच्चों चालक का प्रतिरोध जो है अपने प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाता है, यानी यहाँ पे जो R है ना, R देखिए एक चालक का प्रतिरोध है उसके प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाता है। तो पहले तो R था उसका प्रारंभिक मान, लेकिन अब क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक और इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और फिर यहाँ से H' बराबर I² इंटू में R/2, क्योंकि आधा किया जाता है। देखिए एक चालक का प्रतिरोध अपने प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाता है। तो पहले तो उसका प्रतिरोध R था, लेकिन बाद में उसके प्रारंभिक मान का जो है आधा कर दिया जाता है, यानी R/2 हो जाएगा इंटू में T। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तब आपको बताना है ऐसा करने पर चालक का उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा। तो फिर देखिए हो चुका है, तो H' बराबर 1/2 इंटू में I² इंटू में R इंटू में T। ठीक है, तो यहाँ से H' बराबर हाफ। अब देखिए तो इतने की जगह बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप मुझे बताइए इतने की जगह I² इंटू R इंटू T, इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो I² इंटू R इंटू T, इतने की जगह H लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी H लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे H लिख देंगे। तो अब आप ही बताइए ऐसा करने पर क्या हुआ, तो ऐसा करने पर ये आधा हो गया, यानी ये जो देख पा रहे हैं आप लोग H' जो है ये बराबर हो जाता है ना हाफ H के। यानी ऐसा करने पर जो है यहाँ पे जो ऊष्मीय प्रभाव नया आया वो पहले वाले का क्या है, आधा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो देखिए नया जो आया है ना उसमें प्रभाव H' ये पहले वाले के आधा के बराबर है, समझ में आया। तो आधा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल्दी से बताइएगा, पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो उसके आयतन पे यानी उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी इसका आयतन बढ़ेगा या इसका आयतन घटेगा या कोई चेंजेस नहीं होगा या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो देखिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो क्या होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। कैसे,
अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक ग्राफ की मदद से समझेंगे, यानी वो ग्राफ रहेगा आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो है ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार का होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस कर देना है, इसके बाद 3 डिग्री सेल्सियस कर देना है, 2 डिग्री सेल्सियस कर देना है, 1 डिग्री सेल्सियस कर देना है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना है कि यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम यानी आयतन क्या है, देखिए तो सबसे ज़्यादा है, यही ना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आयतन क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ना। और फिर उसके बाद जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर तो ये बहुत कम हो जाएगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से जब हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएंगे, है ना, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से फिर से हम लोग जब 10 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो फिर क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। यानी देखिए पहले क्या होता है, पहले तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, यानी घट रहा है। फिर उसके बाद सबसे कम हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बच्चों पानी का घनत्व जो है किस तापमान पर अधिकतम होता है। देखिए पानी की बात आई है और टेम्परेचर वगैरह भी दिया गया है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे पानी का घनत्व यानी डेंसिटी, जल्दी से बताइएगा, पानी का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है, किस ताप पर अधिकतम होता है, बताइए किस ताप पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है। तो वेरी गुड, कितने पे होता है ये, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये अधिकतम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पीतल में कितना कॉपर होता है, हाउ मच कॉपर इज देयर इन ब्रास, 40%, 60%, 80%, 20%। जल्दी बताना है, पीतल में जो कॉपर की मात्रा होती है, कॉपर का जो परसेंट होता है वो कितना प्रतिशत होता है। बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे कि पीतल क्या है, एक तरह का मिश्र धातु है ना, क्या है ये, एक तरह का मिश्र धातु है, यानी ये दो धातुओं के मिश्रण से बना है। पीतल जो है दो धातुओं का मिश्रण है। कौन कौन सी धातु होती हैं बच्चों, एक तो होती है कॉपर होती है और दूसरा होता है जिंक। ठीक है, तो इन्हीं दोनों धातुओं का मिश्रण ही पीतल का मिश्र धातु कहलाता है। तो आपको बताना है कॉपर कितना परसेंट होता है इसमें। तो बच्चों जो कॉपर होता है ना वो कितना परसेंट होता है, बिल्कुल फास्ट बताइए, बिल्कुल फास्ट बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है 60%, जी हाँ दोस्तों, कॉपर जो है 60% होता है, और बात करेंगे जिंक का तो ये 40% होता है। ठीक है, तो पीतल में कितना कॉपर होता है, तो पीतल में कितना कॉपर होता है, 60% होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, जिस प्रकार से पीतल के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक उसी प्रकार आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में कांसा का भी पूछा गया था। 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, इसी बार वाले एग्जाम में, कि कांसा जो है किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो देखिए बच्चों, कांसा जो है ना ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा जो है ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है ना, और इसमें तांबा कितना परसेंट होता है, 88% होता है, और बात करें टीन जो है 12% होता है। ठीक है, 12% होता है। देखिए प्रश्न ऐसे पूछा था, कांसे में, देखिए प्रश्न ये इस प्रकार पूछा था कि कांसे में धातु 50% से अधिक मात्रा में होती है, यानी कांसे में कौन सी धातु, कांसे में कौन सी धातु 50% से अधिक मात्रा में होती है। बताइए क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा कि कांसे में कौन सी धातु 50% से अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन था SN यानी टीन, और दूसरा ऑप्शन था Fe यानी लोहा, तीसरा ऑप्शन था कॉपर। ठीक है,
तो कौन सी धातु हो जाएगी बच्चों? कांसे में कौन सी धातु है जो 50% से अधिक मात्रा में होती है? तो देखिए तांबा, अभी मैंने बताया था ना, तांबा जो है 88% होता है, तो यानी कॉपर। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए कांसे के बारे में भी जान लिया आप लोग, अब सोल्डर के बारे में भी जान लीजिए कि सोल्डर जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो सोल्डर जो है ना, ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है। किसका? सीसा और टीन, इन दो धातुओं का मिश्रण होता है ये सोल्डर। अब इसमें सीसा जो है कितना परसेंट होता है? 68% होता है, और टीन जो है ये 32% होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान देना है। पाक चूर्ण यानी बेकिंग पाउडर में कौन एक होता है? बेकिंग पाउडर में कौन सा होता है? NaHCO3, टार्ट्रिक अम्ल, CaO या NH4Cl? जल्दी से बताइए बच्चों, बिल्कुल फास्ट बताना है। सभी स्टूडेंट बताएंगे जी हाँ। तो वेरी गुड। बेकिंग पाउडर में देखिए, बेकिंग पाउडर में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaHCO3, ये होता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर में NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार एक होता है बच्चों, एक तो बेकिंग पाउडर आप लोग जान लिए, एक होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी इसको क्या कहते हैं? धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। ठीक है, धोवन सोडा कहते हैं। और इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है बच्चों, याद रखना है, Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। यानी वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। बात करेंगे टार्ट्रिक अम्ल के बारे में, तो ये इमली में पाया जाता है। ठीक है, पूछता है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बात करेंगे CaO के बारे में, यानी जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, है ना। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, क्विक लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, CaO यानी इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। यानी इसको बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं हम लोग, बिना बुझा हुआ चूना। पूछ लेता है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको क्विक लाइम भी कहते हैं इंग्लिश में, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो इस क्लास को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और बच्चों क्लास ओवर हो जाए ना, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास के प्रति। ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक अगर अच्छा आता है तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है खुद में, और मन करता है कि भाई और भी ज़्यादा डेडिकेटेड के साथ मैं काम करूँ, और भी वीडियोज़ लेकर आऊँ, और भी टॉपिक्स को कवर करूँ, है ना। तो बच्चों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास ओवर हो जाने के बाद, कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इसका विलयन वाटर ग्लास कहलाता है। किसका विलयन जो है वाटर ग्लास कहलाएगा? Na2SiO3 या SiCl4 या SiO2 या Mg2Si? जल्दी से बताइएगा, किसका सॉल्यूशन वाटर ग्लास कहलाता है? किसका विलयन वाटर ग्लास कहलाता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी Na2, है ना, Na2SiO3। ठीक है, यानी इसका जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है बच्चों? सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट जो है इसका रासायनिक नाम है। तो आपको याद रखना है, सोडियम सिलिकेट का विलयन जो है ये वाटर ग्लास कहलाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कौन H2O के साथ स्वार्धिक क्रियाशील है? यानी आपको बताना है इन चारों में से, यानी मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर या आयरन, इन चारों में से कौन है जो H2O के साथ यानी वाटर के साथ बहुत ही तेजी से क्रियाशील है, यानी रिएक्टिव है, अभिक्रिया कर लेगा? बताइए तो जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। कौन H2O के साथ सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, यानी मोस्ट रिएक्टिव है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, याद रखना है Mg यानी मैग्नीशियम, है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये H2O के साथ स्वार्थिक क्रियाशील होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वैलेरिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। देखिए बच्चों, वैलेरिक अम्ल को हम लोग पेंटेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसको हम लोग पेंटेनोइक अम्ल भी कहते हैं, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसी में आपको बताना है कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए बच्चों, पेंटेनोइक अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C5H10O2, यही होता है। तो अब आप ही बताइए इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो 5 परमाणु है, यानी C5 है ना। तो कार्बन के कितने परमाणु हुए, 5 परमाणु हुए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।